धन विधेयक। अच्छा। धन विधेयक हो गया था पूरा। तो धन विधेयक हो गया था पूरा, लाइए तो थोड़ा इधर देखे जी एक बार। चलिए लिखेंगे तो बीट विधेयक। अब थोड़ा लेकिन दशहरा का माहौल बन रहा है, मुझे लगा कि भीड़ रोड उतना नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है कि। लेकिन पटना में क्या, पटना में बच्चे चले जाएंगे तो इसे भी कौन पूछ रहा है यहाँ पे। पटना और दिल्ली का, पटना और दिल्ली का यही हाल है, स्टूडेंट गया, कहानी इन लोगों का खत्म। अच्छा। अब बताइए। हाँ, मुझे कोचिंग शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे नोएडा। अभी हादसा हो गया ना, दो तीन हादसा इधर हो गया, उधर तीन चार बच्चों की डेथ हो गई, एक दिन पिछले साल आग लग गई थी संस्कृति आई इसमें। एक लड़का सुसाइड कर लिया, दो लड़के सुसाइड कर लिए, एक लड़की सुसाइड कर ली। अब बहुत पॉश एरिया है ना वो, उधर कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग जैसे माने कि मैं, मेरा अपना ही घर है, मैंने बनवा दिया है तो मैं अपने हिसाब से बनवाया हूँ ना। मैंने अपने एक गेट रखा है, और जहाँ पे एक बैच में 500 बच्चे बैठेंगे, अगर भगदड़ हो गई एकाएक तो मरना तो तय है उसमें, दो चार लोगों को, पांच लोगों को, है ना। अब बेसमेंट में चल रहा था दृष्टि का पूरा कोचिंग नेहरू विहार में, इस बेसमेंट में चल रहा था। उसमें अपना व्यवस्था रखा है दृष्टि, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मान ली इसके यहाँ कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा वेट करे कब घटना हो। बिना घटना हो तो विकास, विकास और को सारे लोग टारगेट कर लिए थे, सारा मीडिया सारा चीज उसको। और ठीक है, तो मुखर्जी अनुभव कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा उन लोगों को। अभी एक पटना में लड़की सुसाइड कर ली है 3 4 दिन पहले, उधर भीकना पहाड़ी साइड में, खान वाला कैंपस के आसपास में। खान कैंपस मुसलमपुर हाट है ना, तो उसी एरिया में एक लड़की सुसाइड कर ली है, बोले कि मैं अपने मन से मर रही हूँ। सुसाइड नोट में लिखी है। हाँ तो ठीक है ना, लिख कर मरेगी तो लोग नहीं फंसेगा। जब मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी मरे तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसे, लेकिन ये नहीं कि मरने के बाद फंसा कर मरे किसी को। सिंपल बात है, अगर कोई मर रहा है सुसाइड कर, लिख कर मरे कि भाई मैं जा रही हूँ अपने मन से जा रहा। अरे भाई जब गलती है तो जिंदा रह के उसको फंसाओ, प्रशासन में जाओ, मरने के बाद क्यों फंसाना है। नहीं सुनता होगा क्या, मतलब थोड़ा लड़का के चलते ही मरेगी लड़कियां। एक बात सुन लीजिए, रिकॉर्ड है, कभी भी लड़कियां लड़कों के चलते नहीं मरती है, ये कंफर्म है। जितना भी सुसाइड होता है लड़के लड़के करेंगे, उसमें कांड हो सकता है, लड़कियां सुसाइड नहीं करती इस सब मामले में, बहुत प्रोफेशनल है वो सब। आइए छोड़िए प्रोफेशनलिज्म, इधर देखिए। नहीं नहीं, खराब नहीं है, एकदम नहीं। आप लोग देवी का अवतार हैं, आप लोग सब कुछ जान जाते हैं ना, आगे का अगला क्या स्टेप आदमी लेने वाला है आप लोग जान जाएंगे। ज- दशहरा भी चल रहा है, लिखिए। लिखेंगे बीत विधेयक। बीत विधेयक का वर्णन लिखेंगे, बीत विधेयक का वर्णन, बीत विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 क्लॉज 1, क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 2,
एकदम आराम से बोल रहा हूँ। वित्त विधेयक का संबंध वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 2 117 क्लॉज 2 में वर्णित है, में वर्णित है। नेक्स्ट में लिखेंगे ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध ऐसे सभी विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, जिसका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, वित्त विधेयक कहलाते हैं। वित्तीय मामलों से होता है, वित्त विधेयक कहलाते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। यानी यहाँ पे शक्ति प्राप्त होने का मतलब क्या बोल रहा है? जैसे मैं बोल रहा था कि जो लोकसभा है, तो जो धन विधेयक है उसे कहाँ पे पेश किया जाता है? पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसका जो अध्यक्ष है डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या नहीं है, ठीक है ना। और इसके केस में जो राज्यसभा है, राज्यसभा को बहुत ही सीमित पावर दी गई है, मात्र 14 दिन का पावर दी गई है। अगर ये 14 दिन में पास कर दिए तो ठीक है, नहीं करें स्वतः इसको पास मान लिया जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग वित्त विधेयक के बारे में बात करें तो धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों ही पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। और दोनों ही लोकसभा में तभी पेश किया जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा। पहले समझेंगे, यानी धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही उसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। और लोकसभा में जैसे पेश किया जाएगा तो धन विधेयक के केस में लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा और वित्त विधेयक के केस में यहाँ पे लोकसभा से पास होने के बाद यह जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा इसमें चाहेगा तो उसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन धन विधेयक के केस में राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है, ना इसको वापस लौटा सकता है। लेकिन यह राज्यसभा को पर्याप्त शक्ति दी गई है वित्त विधेयक के मामले में कि वो संशोधन कर सके, उसको एक बार रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकता है, देखने के लिए भाई देख लीजिए क्या है नहीं है, कोई दिक्कत। तो धन विधेयक और वित्त, देखिए फिर मैं बोल रहा हूं कि जो वित्त विधेयक है, वित्त जो है इसी वित्त में धन भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यानी वित्त विधेयक दो प्रकार के होता है, एक जो जिसको हम लोग वित्त विधेयक बोलते हैं और एक दूसरा जिसको हम लोग धन विधेयक बोलते हैं। अलग अलग बल अनुच्छेद है। अब यहाँ पे बहुत सारे किताब में सिंपल एक लाइन में दिया रहता है कि वित्त विधेयक किसको कहेंगे, तो लिखता है कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में नहीं किया गया है वो सारे के सारे वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन इसमें दो बात समझना है बस, कि धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, पहले वह राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा, उसके बाद वह लोकसभा में पेश किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह लास्ट डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा। धन विधेयक के केस में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं दी गई है, कोई शक्ति नहीं प्रदान की गई है। लेकिन वित्त विधेयक के केस में राज्यसभा को पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। जैसे अभी एक मामला आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला आया था,
आया था ना, अभी मामला चल रहा था पूरा। देखिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो मामला आया था, उसमें विपक्षी लोग बोल रहे थे कि इसको वित्त विधेयक कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन सरकार पावर में है, तो क्या की कि धन विधेयक को, उसको धन विधेयक बनाकर लोकसभा में पेश किया और उसको पास करवा दी, क्योंकि लोकसभा में उसका बहुमत है, लोकसभा अध्यक्ष अपना है, तुरंत पास कर दिया। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड धन विधेयक के रूप में पास किया गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी सिंपल समझना है कि सरकार को जब पैसे की मतलब तुरंत जरूरत होगी, तो उस बिल को हमेशा धन विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा, और वो पैसा या तो भारत के आकस्मिक निधि से निकाला जाएगा या भारत के संचित निधि से। लेकिन ज्यादातर जो पैसे, जैसे हम लोग अगर किसी को जॉब लग रहा है, वो सारे के सारे पैसे संचित निधि से दिए जाते हैं। आकस्मिक निधि का प्रयोग सरकार तब करेगी जब सरकार को एकाएक पैसे की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए सरकार ने बजट रखा है कि भाई अगले साल में 100 रुपये खर्च करूंगा भारत के विकास पे, और सरकार का खर्च हो गया 110 रुपया, तो 10 रुपया की जो मार्जिन है कहाँ से लाएगी सरकार? यहीं से निकाल देगी, या उधार ले सकती है। लेकिन उधार अब इसलिए बीच में नहीं ले सकती है कि उधार का पूरा कुछ ब्यौरा हम लोग बजट में पेश कर दिए हैं, तो उस टाइम जो सरकार को 10 रुपया माइनस हो रहा है वो यहाँ से निकाल कर काम करेगी, फिर सरकार पैसा आएगा, फिर लाकर इसको यहाँ पे जमा कर देगी। तो आकस्मिक निधि का प्रयोग ज्यादातर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में बना रहा है तो ध्यान रखें कि धन विधेयक कुछ को बोलेंगे जिसमें हम लोग वो पैसा संचित निधि से निकाले या डाले, या आकस्मिक निधि से पैसा निकाले या डाले, दोनों ही को हम लोग धन विधेयक कहेंगे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है। कोई दिक्कत समझने में? यानी वित्त विधेयक धन विधेयक 4-5 पॉइंट है, बस इतना ही समझना है हम लोगों को, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। धन विधेयक और वित्त विधेयक। एक और लिखेंगे वित्त विधेयक के मामले में, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक वह विधेयक होता है, वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जो देश के वित्त से संबंधित होता है, जो देश के वित्त से संबंधित होता है, वित्त से संबंधित होता है। यह लिखेंगे, यह इसी में, यह कर यानी टैक्स, कर टैक्स, टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, कर, कॉमा सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, कॉमा सरकारी उधार, या सरकार उधार ले रही है, कॉमा राजस्व, रेवेन्यू, राजस्व आदि के बारे में हो सकता है। इसी में लिखेंगे चूंकि केंद्रीय बजट, चूंकि केंद्रीय बजट इन चीजों से संबंधित होती है, चूंकि केंद्रीय बजट इन चीजों से संबंधित होती है, इसलिए इसे वित्त विधेयक के रूप में, इसलिए इसे वित्त विधेयक के रूप में पारित किया जाता है, वित्त विधेयक के रूप में पारित किया जाता है। देखिए एक है साधारण विधेयक, ठीक है ना, मैंने बताया भी था साधारण विधेयक, जिसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं हम लोग, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, और देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन वित्त साधारण जो विधेयक है इसे इसे हम लोग पहले संसद में पेश करेंगे। अब संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों है, तो अगर पहले यहाँ पर पेश करेंगे तो यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पर जाएगा, या पहले इसमें पेश करेंगे तो यहाँ से पास होकर लोकसभा में जाएगा। ये दोनों जगह से पास होने के बाद फिर यह कहाँ पे जाता है? राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति इस पे सहमति दे देंगे तो यही बिल एक्ट बन जाता है।
यानी यह बिल अब कानून बन गया। लेकिन जैसे ही संसद से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल, कौन बिल? साधारण विधेयक। उस टाइम राष्ट्रपति के पास 3 पावर है। या तो वो अपनी उस पर सहमति दे देगा, जैसा बिल आया तुरंत उसमें एसेंट देगा, सहमति देगा। दूसरा हो सकता है एक बार उसको रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकता है, यानी पुनर्विचार के लिए, पुनः विचार के लिए इसको वापस भेज सकता है। या तीसरा, ये अपने पॉकेट बीटो का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 111 में किया गया है। कोई दिक्कत? अब समझेंगे। पुनः विचार के लिए फिर से वापस संसद के पास भेजे, और फिर संसद बिना कुछ उसमें चेंज किए एज इट इज फिर राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, तो फिर दोबारा वह पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। उस केस में उनको अपनी सहमति इस पर देनी होगी, किसी भी केस में सहमति देनी होगी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है चीज मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? तो ये है साधारण विधेयक का मामला कुछ नहीं है, सिंपल है। जो राष्ट्रपति जो रूल को फॉलो करते हैं वो फॉलो करेंगे। किसी को दिक्कत? क्या यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया जा सकता है? साधारण विधेयक में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान वहां पे किया जाता है जहां पे एकदम मैंडेटरी हो। इसको उतना सीरियसली लोग नहीं लेता है साधारण विधेयक को। या तो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है, या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा। गैर सरकारी सदस्य का मतलब यहाँ पे होता है कि वह लोग उस संसद के सदस्य जो मंत्री पद पर नहीं है, उनको गैर सरकारी या प्राइवेट सदस्य बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो उनके द्वारा भी, समान व्यक्ति के द्वारा भी यहाँ पे साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है। और वहां पे पास होने के बाद एक दूसरे राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति अपनी यहाँ पर देखेगा कि भाई क्या करना है नहीं करना है। समझ में आ गया? लिखवाऊं तो लिखें साधारण विधेयक। लिखेंगे साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे, उसे लिखेंगे, इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद, इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। और उस अवस्था में राष्ट्रपति, उस अवस्था में राष्ट्रपति, उस अवस्था में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। या तो राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति इसे अपनी सहमति देंगे, या तो राष्ट्रपति इसे अपनी सहमति देंगे, या पुनः विचार के लिए, या पुनः विचार के लिए संसद को लौटा देंगे, पुनः विचार के लिए संसद को लौटा देंगे। या वह पॉकेट बीटो का इस्तेमाल करके, या पॉकेट बीटो का इस्तेमाल करके वह अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए
पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके वह अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, इसे इसे या तो मंत्री द्वारा, इसे या तो किसी मंत्री द्वारा, या तो किसी मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा संसद में पेश किया जा सकता है, द्वारा संसद में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए, इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती, मतलब पहले सहमति नहीं चाहिए, बाद में। नोट करके लिखेंगे 2 पॉइंट नोट में। इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पेश किया हो, यदि इसे मंत्री ने पेश किया हो। और इसमें भी ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया, तो इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही, नहीं उसमें हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हाँ नोट में दूसरा, असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे बात, हाँ अब तो याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया है कि हो सकता है। अभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्वाइंट सीटिंग, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, याद है कि हो सकता है। हाँ नहीं होता है। देखिए 2 बात मैंने यहाँ बोला, एक मैंने बोला, सुन लीजिए, मैंने अभी बोला कि अगर इसे लोकसभा में अस्वीकृत किया जाएगा तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। कब, किस केस में, जब साधारण विधेयक को किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया हो, ठीक है ना। अगर किसी मंत्री का मतलब कि जो सरकार का आदमी है, वैसी का मंत्रालय मिलता है ना, तो अगर कोई मंत्री लोकसभा में इसे पेश किया है साधारण विधेयक को, अगर वह पास नहीं हुआ, ठीक है ना,
तब वह उस सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, मैं बोल रहा हूँ। ये लास्ट में डिसीजन लेंगे भाई साहब राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि अगर अगर ऐसा हुआ तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि साधारण विधेयक को जब संसद में पेश किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा, तो संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है। तो जब पेश किया जाएगा इसको संसद में और लोकसभा से पास हो नहीं रहा है या राज्यसभा से पास, कोई मतलब असहमति हो गई दोनों पार्टियों में, दोनों राज्यसभा में लोकसभा में, उस समय राष्ट्रपति वहां पे ज्वाइंट सिटिंग बुला लगता है। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान है, लेकिन किस केस में? जब असहमति होगी और वह मामला बहुत ही जरूरी मामला होगा, अगर कोई देश के लिए कोई जरूरी मामला होगा, उस केस में यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। जनरली साधारण विधेयक में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं किया गया, मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तब राष्ट्रपति इस केस में बुला सकते हैं अपनी ज्वाइंट सिटिंग, यानी संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के द्वारा। और जहां भी बुलाया जाएगा, भले राष्ट्रपति केवल बुलाएंगे लेकिन लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, सिंपल बात है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन विधेयक। तो जो मैंने कल बताया था संविधान संशोधन विधेयक, वो क्या था? वो संविधान संशोधन विधेयक। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है, पहले तो बात करना है कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में। इस कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और दूसरा बात देखिए, संविधान संशोधन विधेयक दो तरीके से लाया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। एक विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस राज्य। अब देखिए विशेष बहुमत प्लस राज्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसको ऊपर लिख लेंगे, इतना लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ थोड़ा। हो गया। देखिए विशेष बहुमत बोल रहा है कि भाई साधारण जो संविधान संशोधन विधेयक संसद में ही आएगा, या तो ये लोकसभा में आ सकता है या तो राज्यसभा में आ सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे लोकसभा में अगर आएगा तो यहाँ से 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पास होकर जाए कहाँ पे? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पहले आएगा तो यहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पास होकर जाएगा कहाँ पे? लोकसभा में। यानी जहां पर भी पहले आएगा वहां पे 2/3 बहुमत से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा, कोई दिक्कत? दोनों सदनों में पास होने के बाद जैसे ही पास हुआ, आप समझेंगे यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है? यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को उतना पावर नहीं दी गई है, ठीक है ना। और ना ही इसमें हम लोग ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी इसमें ना राष्ट्रपति को उतना पावर दी गई है, जनरली नहीं दी गई है, और ना यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग हम लोग बुला सकते हैं। यहाँ पे पास होने के बाद, जैसे मान लीजिए कि सिंपल अगर किसी राज्य में किसी राज्य का नाम चेंज करना है, राज्य का बाउंड्री चेंज करना है, किसी दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना है, राज्य को देना है, कुछ भी करना हो समान स्थिति में, उस स्थिति में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे विशेष बहुमत का, ठीक है। क्योंकि पूरा पावर किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करना हो, वो पूरा पावर संसद को दी गई है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मामला आ रहा है जो संघात्मक टाइप का है, संघात्मक फेडरलिज्म टाइप से मामला हो, उस स्थिति में संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत पास होने के बाद 50% +1 राज्यों की सहमति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून लाया जा रहा है, जैसे
बांग्लादेश अधिग्रहण बिल जो लाया गया था, जमीन जो अधिग्रहण लाया गया था, चाहे वो छोड़िए जीएसटी लाइए सिंपल, हाँ वो भी आ सकता है, यूसीसी में आ सकता है। चाहे अभी अभी देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला चल रहा है, तो भी एक प्रकार से संघात्मक है। जब उसमें दोनों जगह से पास होने के बाद जब वो राज्य के पास जाएगा और 50% प्लस राज्य, यानी यानी 28 राज्य है वर्तमान में, तो उसके सपोर्ट में कम से कम 15 राज्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो जितना भी राज्य रहेगा उसका 50% प्लस राज्य जब उसके सपोर्ट में रहेगा तो पास हो जाएगा। जैसे जीएसटी, जब जीएसटी को भी लाया गया था तो जीएसटी का भी क्या है कॉन्सेप्ट, संघात्मक ही है। यानी जीएसटी का पैसा तो राज्यों में बटेगा ना। संघात्मक मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी पावर को सभी लोगों में डिवाइड करना है, बांटना है। तो जब जीएसटी लाई गई तो बहुत सारे राज्य उसके अगेंस्ट में थे कि ना मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पास कैसे हो गया, जब संसद दोनों सदन में पास होने के बाद गया तो कुछ राज्य उसके सपोर्ट में थे। यानी 50% राज्य, 50% नहीं होता है, 50% प्लस वन, यानी जितना राज्य उसका एक राज्य ज्यादा होना चाहिए ताकि लगे कि बहुमत उनके पक्ष में है, उतना राज्य पास हो गया। अब मान के चलिए कि 10 राज्य नहीं घुसा गए तो क्या फर्क पड़ता है, आधा राज्य और खुश है तो है, संसद यही चाहती है। इसीलिए भी वन, जैसे अगर इन लोगों के पास पूरा पावर रहता, वन नेशन वन इलेक्शन तब तक पास हो गया रहता। अभी लोकसभा से पास हुआ है, अभी मतलब प्रावधान जो लाया गया है, अभी राज्यों को बता पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए इस पर क्या सहमति है। तो अगर आधा राज्य सपोर्ट कर देगा तो वन वन नेशन वन इलेक्शन पास हो जाएगी, नहीं करेगा तो नहीं होगा। यूसीसी का भी मामला वही है, जीएसटी का मामला है। यानी कहने का मतलब जिसका ढांचा संघात्मक टाइप से होगा, ठीक है ना, उसमें राज्यों की सपोर्ट की आवश्यकता है। और जिसका ढांचा संघात्मक नहीं होगा, उसमें पूरा पावर अगर संसद के पास होगा तो संसद अपने हिसाब से काम करे, उसमें केवल विशेष बहुमत की आवश्यकता है। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक लिखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक का वर्णन, संविधान संशोधन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, 368 में किया गया है, 368 में किया गया है। नेक्स्ट वन लिखेंगे संविधान संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन का प्रावधान साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे संविधान संशोधन विधेयक को दो तरीके से, दो तरीके से पेश किया जा सकता है, संसद में दो तरीके से पेश किया जा सकता है। एक में लिखेंगे विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत प्लस राज्य, विशेष बहुमत प्लस राज्य, विशेष बहुमत प्लस राज्य। ठीक है, अब देखिए आगे लिखेंगे। अब विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत के द्वारा लिखकर डैश मारेंगे, लिखेंगे इसमें 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 संसद के, इसमें
संसद के दोनों सदनों के द्वारा, इसमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत से पास होना अनिवार्य है, पास होना अनिवार्य है, पास होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे इसमें लिखेंगे जैसे, जैसे किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य में परिवर्तन, हाँ किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, कौमा नए राज्यों की स्थापना, और नए राज्यों की स्थापना, और मौजूदा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन शामिल है, सीमाओं में परिवर्तन शामिल है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अभी लिख ली, समझ लीजिए, अगर हम लोग संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें संविधान में हम लोग तभी संशोधन कर सकते हैं जब हम लोग ये पाएंगे कि उसके जो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें कोई चेंज हो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान देने की बात है यहाँ पर। अगर संविधान में कुछ ऐसा संशोधन किया जा रहा है जिससे लग रहा है कि यह मूलभूत संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन या छेड़छाड़ कर सकता है, तब हम लोग उस केस में किसी भी हालत में हम लोग संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? और दूसरा बात, एक और बात याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, तो हम याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान लाया गया सरकार के द्वारा कि अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आ रहा है तो उस केस में राष्ट्रपति को पहली बार में अपनी सहमति देनी होगी, पहली बार में अपनी सहमति देनी होगी। ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति को यहाँ पर एकदम बाउंड कर दिया गया था कि आप अपने डिसीजन को या रिकंसिडर के लिए अपने संसद के पास नहीं भेज सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, एक बार में करना ही होगा किसी भी हालत में। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, 1977 में सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है ना, मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बने, उस टाइम क्या किया इन्होंने, उनके शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और यह फिर से प्रावधान लिया गया कि भाई राष्ट्रपति एक बार विधेयक को रिकंसिडर के लिए वापस संसद के पास भेज सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसलिए किया गया कि देखिए 1975 में देश में लगी थी इमरजेंसी, और उसी इमरजेंसी में इंदिरा जी ने क्या की थी कि लोकसभा के जो कार्यकाल था, अवधि था, उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी उन्होंने, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी, पूरा लोग इस कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। ठीक है ना, उसी टाइम जनता पार्टी अपने उभर रहा था। जैसे देखिए बिहार में जन स्वराज पार्टी आ रहा है ना, माहौल बना है प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर के पार्टी में जितने भी लोग मिलाएंगे सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे के सारे IAS IPS DGP ASP सारे के सारे लोग उसी में हैं। समझ में आ रहा है ना? है? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि अब देखिए नेता लोग करते क्या है, इतना समझिए, नेता लोग अपने अपने से कोई भी काम नहीं करते हैं। जो मोदी हो, राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी लोग हैं,
वो लोग जितना भी मार्केट में बोलते हैं सारा का सारा पीछे बैकग्राउंड में आईएएस आईपीएस लिख के उनके लिए आंसर अपना बता रहे हैं क्या बोलना है और कितना बोलना है। नहीं तो इन लोगों को थोड़ा जो मोदी जी जो लगाए उनको हटवा कर थोड़ा बोले 10 लाइन बोले नहीं बोल पाएंगे वो। कुछ लोग ऐसे हैं भारत में नेता सच में वो लोग बोल सकता है, उससे बहुत टैलेंटेड भी है। जैसे कांग्रेस का ही है वो शशि थरूर, लेवल का आदमी है वो, लेकिन उसका कैरेक्टर ही खराब है। वो जाता है उधर संसद का इधर चलता है, वो घूम के इधर लगता है बतियाने संसद में। जो औरत देख ले सुनो उसके पीछे पड़ जाता है, लाओ भाई तब इधर। तो शशि थरूर लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी है। यूनाइटेड नेशन में उसको बुलाया गया था स्पीच के लिए, और वहां पे ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया इंग्लिश में कि वहां के लोग लगे डिक्शनरी में खोजने की भाई बोल क्या दिया ये। समझ में आ रहा है ना? है? ए, बहुत बहुत लीजेंड आदमी है भाई, इसमें मैं बोल रहा हूँ ना बहुत लीजेंड है, लेकिन कैरेक्टर बहुत खराब है वो। जैसे अच्छा कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, इसमें कोई कपिल सिब्बल लेवल का आदमी है वो, बहुत लेवल का आदमी है। लेकिन दिक्कत ये लोगों में है ना कि ये लोग जमीन स्तर पर जुड़े ही नहीं है। इन लोगों को मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए बिहार में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के आरजेडी और जेडीयू और लोजपा पोजपा से ज्यादा जानकारी बीजेपी के पास है। क्योंकि बीजेपी उसे आदमी को पकड़ता है ना जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसको पता है कि सारा चीज कैसे होगा। ये लोग हैं, ये लोग निकलते ही नहीं एसी रूम से अपने, ये लोग बैठे रहेंगे कांग्रेस डूब जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के बारे में नहीं समझेंगे, कैसे लोग आप पर ट्रस्ट करेगा। मोदी जी हैं, फेंकता है बड़ा बड़ा, सब लोग लपेट लेता है कि नहीं? लेकिन दिक्कत है कि भाई वो बंदा बहुत सारे फेज से गुजरा अपने लाइफ में, सारा चीज जानता है, आटा तेल का भाव उसको पता है कि क्या मामला चल। राहुल गांधी को इधर बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, सच में कर रहे हैं मेहनत, लेकिन कहाँ कर रहे थे, मरने के किनारे आके मेहनत कर रहे हैं। 50-52 साल के हो ही गए मोटा मोटी, अब मरेंगे 1 आध साल 10 साल में, मान लीजिए 1 आध 5 साल 6 साल में। शादी नहीं हुई है, शादी अच्छा हुआ कि नहीं हुई है, और मैं चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी की शादी न हो। अच्छा हमको लग रहा है पता है उसलिए क्यों नहीं कर रहा है शादी, हम मुझे लग रहा है इसे सोच रहा होगा ना कि शादी से नहीं कर रहा है ना, कि जो लोग बार बार परिवारवाद कर रहे हैं, तो मैं शादी नहीं करूंगा, अगला वंश मेरा बढ़ेगा ही नहीं, तो परिवारवाद खत्म है। कांग्रेस पे जो टैग लगा है अब वो नहीं है, तो प्रियंका गांधी अपने बेटा बेटी को लॉन्च करेगी, आना तो तय है। समझा ना? प्रियंका गांधी इससे बहुत होशियार है वो, इससे होशियार है वो। लेकिन भारत है पेट्रियार्की सोसाइटी, लोग नहीं चाहता है कि लड़कियां आगे बढ़े समाज में। नहीं तो राहुल गांधी से, और राहुल गांधी की जगह पर ये रहती, जब जिस टाइम लोग कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष थे, सारे पार्टी उसी में टूट गई, इनकी कांग्रेस उसी में टूटी कि राहुल गांधी को लोग लाइक नहीं कर रहे थे, प्रियंका गांधी को लोग लाइक कर रहे थे, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था ये सब। अब थोड़ा डेमोक्रेसी आ गई है कांग्रेस में भी, है कि नहीं? ना लेकिन नहीं, अब होशियार हो गए बहुत, एकदम माप तोल कर बोला भी। स्मृति ईरानी भी बात बोली, अच्छा स्मृति ईरानी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, स्मृति ईरानी भी वही है, मतलब यहाँ से गायब है उसका। तो स्मृति ईरानी बोली कि राहुल गांधी आजकल बहुत नाप तोल के बोलते हैं, लेकिन अब उसको ही पता हो गया, अमेठी में जब इसको हरा दिया गया ना, तब तो इसका दिमाग ओपन हुआ कि मतलब मोदी के नाम पर कितना दिन आप जीतोगे बिना कुछ किए। अब जो अमेठी में हराया है इसको, कहने में आता है, सुनने में आता है कि राहुल गांधी का पीए रहा है, पीए है वो। पीए का मतलब समझ रहे हैं ना, पानी देना, चप्पल उठाना, यही होता है पीए। वो दिखाने के लिए होगा कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, यही होता है, वो लोग वही करते हैं। जो एमपी में जो मुख्यमंत्री बने थे भाई साहब इसी का, कांग्रेस का ही, और इंदिरा गांधी जी के समय के पीए थे वो, उनके पानी उन्हें ढोते थे वो। तो उनको बना दे चलो तुम भी 2-4 दिन रह लो उधर, अपने एंजॉय कर लो, मुख्यमंत्री रह के कुछ तो करो। अब देखिए मान लीजिए बीजेपी अगर सरकार कल बिहार में बना ले रही है, ऐसे बनेगी नहीं, अकेले पार्टी की सरकार बिहार में ऐसा समीकरण है ना कि कोई भी एक सिंगल पार्टी सरकार में आ ही नहीं सकती है, 2 आदमी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए आरजेडी एकदम खुश है कि भाई कुछ भी होगा आना तो है ही इधर, है कि नहीं?
और मानिए बीजेपी कल सरकार बना ली बिहार में, मुख्यमंत्री कौन होगा? कोई किसी का कोई चेहरा है बीजेपी का चेहरा जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बिहार में? नहीं है। जैसे जेडीयू का, वो पता है कि सरकार बनेगी नीतीश कुमार बनेंगे, आरजेडी तेजस्वी बनेंगे, लोजपा तो खैर नहीं बनेगा, वो बन रहा है तो वो बनेगा, क्या नाम है उसका, चिराग बनेगा, ये लोग बनेंगे। लेकिन दिक्कत ये है बीजेपी का चेहरा है ही नहीं बिहार में, है लेकिन वो एकाएक उठा कर बैठाया था, वो किसी को अनएक्सपेक्टेड लोगों को बैठा देता है, और जब वो आदमी को बैठाएगा ना, वो बहुत समीकरण जोड़ घटाव करके बैठाता है सब। मोहन यादव को उम्मीद था कि एमपी में मोहन यादव प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले मोहन यादव का नाम, मोहन यादव भी नहीं पता कि मेरा नाम मोहन यादव है, उनको बना दिया मुख्यमंत्री एमपी का। क्यों? लोकसभा था, इलेक्शन था, यादव वोट लेना, कुछ तो सपोर्ट करवाओ। बहुत बीजेपी, मतलब मैं बता रहा हूं ना, 50 साल आगे का सोचती है बीजेपी कि आगे क्या क्या हो सकता है। मोहन यादव को इससे पहले कोई नहीं जानता था। अरे भाई एमपी में लोग जाने, उनसे क्या फर्क पड़ता है। सिंधिया परिवार कूदते रह गई, राजस्थान में इनको हटवा दिए वसुंधरा राजे को, चलिए हटिए आप, आपके बस का नहीं है, आप राजा रानी हैं, आप लोग जाइए उधर मंत्री बनिए, आप लोग उधर दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में योगी का नाम ही नहीं था, एक और जो मौर्य है उसका भी नाम नहीं था। योगी की तो थोपा गया है मुख्यमंत्री के पद पर, बीजेपी अभी भी नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री रहे हो योगी, वो खाली आरएसएस के दम पे वो टिके हैं। जिस दिन आरएसएस हटाया हाथ, योगी जी गायब हो जाएंगे वहां से। है ना, थोड़ा पागल भी है, पैदल आदमी है, लेकिन ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो अच्छा ही होंगे। लेकिन दिक्कत है अब जोगी टोगी को क्यों बनाना है मुख्यमंत्री? अच्छे आदमी को बनाओ, जो परिवार वाले आदमी हो, थोड़ा समझे दिमाग को, परिवार में क्या होता है। अब नहीं, हाँ तो ये अच्छी बात है ना, अगर परिवार मेरा है तो मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? मेरे परिवार दूसरे लोग सोचे तो गलत बात है। नहीं तो मानी मेरी पत्नी है तो मैं पत्नी बारे मैं नहीं सुन, दूसरा कोई कौन सोचेगा भाई? ये तो खतरा है ना। मैं बोल रहा हूं कि भाई परिवार तो लोग सोचेगा ही ना। आप केवल राजनीति में ऐसा क्यों लग रहा है कि परिवारवाद है? हर जगह परिवारवाद नहीं, आप यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह परिवारवाद है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या परिवारवाद नहीं हुआ? वो भी हुआ ना। जज का बेटा जज बनो, क्या परिवारवाद नहीं हुआ? वो भी हुआ ना। बिजनेसमैन का बेटा, मुकेश अंबानी के बेटा में क्या क्वालिफिकेशन के साले पूरा धन को मालिक हो गए हो? क्या है उनके पास? मोटा गेंडा हो, क्या है उनके पास क्वालिफिकेशंस? उनसे टैलेंटेड लोग मार्केट में है, उनको तुम बनाओ अपने साम्राज्य का मालिक, तुम बनाओगे, वहां पे उस परिवारवाद नहीं है। राजनीति में भाई जिस तरह मुकेश अंबानी का अपना बिजनेस है, उसी तरह राजनीति पार्टी का भी अपना बिजनेस है। अब लालू यादव 18 बात पैदा किए तो उनको सब कुछ ना कुछ चाहिए ना। कुछ कैसे लोग खाएंगे, कैसे जिएंगे? तेजू भैया गए थे अभी वहां पे शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, देखे थे नहीं आप लोग? तेजू भैया, तेजू को मतलब तेज प्रताप, बड़ा वाला जो राधा बन जाते हैं रात में। और देखिए राधा बनकर चले गए वहां पे। अच्छा एक बात है, तेजस्वी बहुत होशियार आदमी है, तेज प्रताप दिल का बहुत साफ आदमी है, और वैसे लोग राजनीति में टिकते नहीं है। राजनीति में वही टिक पाएगा जिसको साम दाम दंड भेद सारा चीज आता हो। और राजनीति में पॉलिटिक्स कम आए, पॉलिटिक्स आए या ना आए, ये जो है ना जिसको बोलते हैं परसुएशन पावर, मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का पावर होना चाहिए, तेजस्वी में है। जितने में यंग ब्लड है बिहार में, जो उनके कास्ट के लोग हैं, MY जिसको समीकरण लोग बैठा कर बोलता है, जानता है कब कितना बोलना है। एकदम ये भाई साहब हैं, ये बजाएंगे वो बांसुरी। उसकी पत्नी बोली कि रात में राधा बन जाता है, बताइए। खैर ठीक है, राधा बनना चाहिए भाई, राधा जी हैं, राधा तो बनना ही चाहिए, लेकिन फिर भी एक भाई का बेटा है अपने नीतीश जी का, एक गांजा मार के दीवाना रहता है कि जाओ भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई मतलब नहीं, गांजा मिला चाहिए एकदम प्रॉपर। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक ये नया निकल रही, जाएगा बहुत आगे, वैसे चिराग पासवान बहुत आगे जाएगा बंदा, क्योंकि वो बोल दिया मैं बीजेपी का हनुमान हूँ,
वो बोल देगा बीजेपी का हनुमान हो, जब उसके पापा तो टिक नहीं पाए किसी पार्टी में, ये कैसे टिकेगा एक पार्टी में भी तो है। उसके पापा को बोलते लोग बरसाती मेढक। जिसकी सरकार बन रही है उसको पता होता था, वो अपने लाइफ में ज्यादा टाइम मंत्री ही रहा है, मंत्री ही रहे हैं वो रामविलास, है कि नहीं। वो भी तरह अब उसी एक वीडियो वायरल हुआ था इनका चिराग पासवान जी का, उनके पापा जब मरे थे। देखिए ये सबको कोई मतलब इमोशन नहीं है कि बाप मर गया तो दुख होना है। ये एक्टिंग वाला वीडियो बना रहा था कि मुझे क्या बोलना है, एकदम वीडियो कोई वायरल कर दिया तो उसी में कोई कर दिया होगा, उसी के चाचा उचा कोई होगा आजकल जो बहुत मामला चल रहा है पारिवारिक मामला, बोला कि देखो मुझे इतना बोलना है, मुझे इस स्टेप में मैं रोऊंगा, उस पे वीडियो को शूट कर, मतलब बताइए बाप का फोटो लगा पीछे मरे हुए हैं भाई साहब, और उनके सामने एक्टिंग कर रहा है, रोना कब है कैसे बोलना है। ये तो हाल है इन लोगों का। अब बाहर में तो वो लोग क्या समझेंगे, दूसरे किसी के बाप बेटा माँ बेटी का दर्द, वो लोग क्या समझ, उसको क्या इमोशन होगा। जब अपने बाप का मन है वो उसको खुश है कि चलो मर गया, चलो अब मैं मंत्री बनूंगा। हम लोग या लोग मरता है तो पहले 18 दिन बाप बाप चिल्ला कर लोग रोएगा। गीत गा गा करो। रोना चाहिए, एकदम रोना चाहिए भाई, किसी का बाप अगर मर रहा है, किसी का बाप मरे रोना ही चाहिए, नहीं रोएगा तो फिर क्या सोचेगा। नहीं होगा तो बाप भी साला वहां बैठ कर सोचेगा कि कैसा पैदा किया हूं मैं। मुझे अधिकार है इस पे ऐसे औलाद पैदा करके। रो भी नहीं रहा है, अरे एक आदमी रो लेना चाहिए, समाज भी तो दिखाना है। सबसे बढ़िया था पहले सती प्रथा, मजाक नहीं, सबसे बढ़िया था कि एक आदमी मरो साथ में चलो तुम भी, 7 जन्मों तक प्यार। ए सुनिए, 7 जन्मों तक प्यार कैसे कैसे निभाएगा। अरे भाई सती का मतलब मैं जेंडर बाइसेंस में नहीं, मेरे अंदर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि पत्नी भी मरे तो उसके साथ पति भी मरे, मैंने 7 जन्मों तक प्यार चलना चाहिए। लेकिन मैं, अगर मैं रहता उस केस में तो मैं तो नहीं मरता। जबरदस्ती क्यों मरना है। बहुत खराब आदमी मैं हूँ, लिखिए मैं नहीं आप लोग, मैं तो सही सही आदमी हूँ। दूसरा लिखेंगे विशेष बहुमत प्लस राज्य, इसमें 10 मार्क लिखेंगे विशेष बहुमत प्लस राज्य। लिखेंगे जब 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 क्या बोलते हैं बिल को हिंदी में, विधेयक, हाँ जब विधेयक कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ जब विधेयक का चरित्र संघात्मक हो, जब विधेयक का चरित्र संघात्मक हो, उस केस में, उस अवस्था में या उस केस में संसद से 2/3 बहुमत पास होने के बाद, संसद से विधेयक को 2/3 बहुमत से पास होने के बाद, हाँ 2/3 बहुमत से पास होने के बाद, 2/3 बहुमत पास होने के बाद राज्यों का भी बहुमत पास होने के बाद, एवं ऐसे काट दीजिए, एवं लिखिए एवं, हाँ पास होने के बाद एवं आधे राज्यों के, एवं आधे राज्यों के विधानमंडल, आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत द्वारा, का साधारण बहुमत द्वारा
साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पारित कर उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात बोल रहा हूँ कि जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उस टाइम राष्ट्रपति उस केस में वापस से नहीं भेज सकते हैं, ठीक है ना। जो विधेयक इसमें आएगा संविधान संशोधन विधेयक में, उनको पास करना होगा, उसमें रिकंसिडर के लिए वापस से नहीं भेज सकते हैं राष्ट्रपति उस केस में। देखिए सिंपल ये समझना है कि जहां पे उतने एकदम जरूरी चीजें हैं, जहां पे पूरा पावर संसद को दी गई है, वहां पे राष्ट्रपति को ज्यादा पावर नहीं दी गई है। जहां पे राष्ट्र संसद को थोड़ा कम पावर का मतलब कि राष्ट्रपति छोड़ दिया कि चलो ठीक है तुम अपना देख लो, उस केस में राष्ट्रपति को पावर ज्यादा दे दी गई है। इसीलिए ज्यादातर पावर लोकसभा राज्यसभा को भी नहीं दी गई है। राज्यसभा को किसी भी क्षेत्र में एक आध को छोड़ दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में राज्यसभा को उतना पावर नहीं दी गई है। सारा का सारा पावर लोकसभा को क्यों दी गई है? क्योंकि जो सरकार बनती है उसका पूरा सदस्य लोकसभा के होते हैं और सरकार ही पूरे चीजों को चला रहे हैं, तो सरकार की सहमति ज्यादा आवश्यक है। कोई दिक्कत? दूसरा बात समझिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ राज्य विधानमंडल में बोला हूँ। तो राज्य विधानमंडल में 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर अगर ऑप्शन में विधानमंडल न देकर विधान परिषद दे देते एकदम स्टेटमेंट गलत होगा। विधान परिषद न होकर वहां पर विधानसभा होना चाहिए। तो वहां पे विधानमंडल जो लिखे है ना, वो लिख ले बगल जगह मिल गया कि जनरली सामान्यतः विधानसभा से, कि विधानमंडल न होकर वहां पे क्या होगा? विधानसभा होगा। क्योंकि सारे राज्यों में विधानसभा है, विधानमंडल बहुत कम राज्यों में है। नहीं विधानमंडल है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उसमें लिख दूं कि स्पेशली विधानसभा, कि विधानसभा से भी राज्यों से भी कैसा बहुमत, 2 तिहाई बहुमत नहीं, वहां से भी साधारण बहुमत चाहिए हम लोगों को। कोई दिक्कत? साधारण बहुमत। अभी हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे संसदीय समिति। हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समिति। एक होता है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति, हाँ बोलिए क्या बोले थे? हाँ मैं बोला हूं कि विधानमंडल नहीं रहेगा, वहां पे विधानसभा रहेगा या विधान परिषद रहेगा। तो परिषद रहेगा तो काटना है, विधानसभा रहेगा तो उसको सही करना है। अस्थाई समिति, दूसरा लिखेंगे अस्थाई समिति। अस्थाई समिति और अस्थाई समिति, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे अस्थाई समिति में लिखेंगे, पहला है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। दूसरा है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, ठीक है ना, लिखते चलेंगे। लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमिटी। इंग्लिश में बोलते हैं लोक लेखा को पब्लिक अकाउंट कमिटी। और प्राक्कलन समिति को बोलते हैं एस्टीमेट कमिटी, जिसको एस्टीमेट का अनुमान लगाना, ठीक है ना। तीसरा लिखेंगे इसी में लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, एससी एसटी हाँ कल्याण यानी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति।
ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट बी विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑन प्रिविलेज, विशेषाधिकार समिति। नेक्स्ट लिखेंगे विभागीय समिति, विभागीय समिति, विभागीय डिपार्टमेंटल कमिटी, विभागीय समिति। कितना हो गया? एक और लिखेंगे कार्य मंत्रा समिति, कार्य मंत्रा समिति। कार्य मंत्रणा नहीं होता है, कार्य मंत्रणा समिति। उसको इंग्लिश में लिखना है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें अस्थायी समिति में लिखेंगे जांच समिति, जांच 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 समिति। नेक्स्ट लिखेंगे सलाहकार समिति, नेक्स्ट सलाहकार समिति। कोई दिक्कत? अब देखिए इतना समिति है, लेकिन वो पढ़ना है मात्र 2-3 समिति के बारे में, जहाँ सवाल बार बार पूछता है। लेकिन बताने के पीछे कारण क्या है? बताने के पीछे एक कारण है कि पूछता है बहुत सारे एग्जाम में कि इनमें से कौन सी अस्थाई समिति, इनमें से कौन सी अस्थाई समिति है। ठीक है ना, यानी पार्लियामेंट्री समिति इतनी है, और ये जो अस्थाई समिति है, यह अस्थाई का मतलब है कि परमानेंट नहीं है, यह किसी खास कार्य के लिए से लाई जाती है। यानी संसद को लगता है कि किसी जांच करनी है, ठीक है ना, तो किसी काम को जांच करने के लिए जांच समिति बनाया जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग तटस्थ समिति भी बोलते हैं, तटस्थ समिति भी इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? यानी यह किसी खास उद्देश्य से या किसी खास प्रयोजन के लिए इसको स्थापित किया जाएगा, कुछ काम दिया जाएगा, वो समिति अपना काम करेगी, फिर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर जब जरूरत पड़ेगी सरकार को फिर से इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। यानी ये परमानेंट सिस्टम नहीं है, समिति नहीं है, जरूरत पड़ने पर इसको लाया जाता है, जरूरत खत्म हो गई फिर इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन वो जो समिति है वो सारे के सारे अस्थाई समिति है। कोई दिक्कत? दूसरा बात समझेंगे, जो भी अस्थाई समिति है उसमें देखिए संसद, या तो वहां पे सदस्य आएंगे लोकसभा से आएंगे, या तो वहां पे राज्यसभा से आएंगे, या तो उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से आएंगे। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे समिति हो जो केवल लोकसभा के सदस्य हों, इसमें कुछ ऐसे समिति हो जो केवल राज्यसभा के सदस्य हों, इसमें कुछ ऐसे समिति हैं जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य हों। लेकिन इसमें जो भी जहां से भी सदस्य होंगे उसका जो रेशियो बांटा गया है वो 2:1 के रेशियो में बांटा गया है। यानी अगर लोकसभा से 2 सदस्य जाएंगे तो वहीं पे राज्यसभा से 1 सदस्य जाएंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? तो जहां पे लोकसभा से 1 सदस्य जाएंगे, लोकसभा से 2 सदस्य जाएंगे, वहीं पे राज्यसभा से 1 सदस्य जाएंगे, ये किसी भी समिति में। जैसे मान लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो मैं बोल रहा हूँ, लोक लेखा समिति, इसमें टोटल 22 सदस्य हैं, या टोटल 22 सदस्य हैं इसमें। इस 22 सदस्यों में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आएंगे। कोई दिक्कत? इसका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जनरली, पहले क्या होता था कि जो पार्टी सत्ता में है उसी पार्टी का अध्यक्ष, यहाँ पे उसी पार्टी के सदस्य कोई अध्यक्ष होता था, लेकिन वर्तमान में जो विपक्ष का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनता है, विपक्ष का कोई आदमी इसका सदस्य बनेगा लोक लेखा समिति का। कोई दिक्कत? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो कैग है, कैग समझ रहे हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी लोक, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो है, कैग के कामों को यह देखता है कि काम सही हो रहा है या नहीं कर रहा है लोग। कोई दिक्कत? दूसरा बात आप समझेंगे, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका सामान्यतः इसके विपक्ष में, विपक्ष का आदमी इसका अध्यक्ष बनता है।
कैग के कामों को देखता है। इसको 1919 का आपको याद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था। उसी में पब्लिक अकाउंट कमेटी को गठित की गई, यानी ये लाया गया। अगर एक्ट पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा, तो 1919 का अधिनियम के द्वारा, और बोलेगा कि इसको स्थापित कब किया गया लोक लेखा समिति को, तो 1921 में इसको स्थापित किया गया। क्या इतना बात समझ गए आप लोग? किसी को डाउट है यहाँ तो? यानी लोक लेखा समिति में 4-5 पॉइंट याद रखना है कि इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं। इसमें टोटल सदस्य 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। इसका स्थापना 1919 में अधिनियम के द्वारा, और ईयर पूछेगा तो 1921 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में विपक्ष का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा, कोई दिक्कत? और दूसरा बात कि इसका जो कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 1 वर्ष का। अच्छा, क्या 1 वर्ष का कार्यकाल के बाद इसको हटा दिया जाएगा? इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अगर कार्यकाल के बारे में पूछेगा तो मात्र 1 साल इसका कार्यकाल होता है। 1 साल के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जनरली इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई दिक्कत समझने में? इसका मुख्य काम क्या है? वही जो भी पैसा, देखिए जितना भी समिति है ना, सारा जो पैसा, जितना समिति में बात कर रहा हूँ, सारा का समिति का एक ही काम है, पैसा अगर इधर उधर न हो। इसीलिए विपक्ष के आदमी को बनाया जाता है कि पक्ष का आदमी रहेगा, लेकर निकल लेगा कहीं, चल दिया अमेरिका इधर एंजॉय करने। तो विपक्ष का रहेगा तो थोड़ा नजर रखेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, बताइए। इसी के सिग्नेचर से पासिंग होता है पैसा सारा यहाँ से। कैग भी सरकार का अपना आदमी है, तो कैग पर भी नजर रखेगा ये, यही मुख्य कार्य है इसका। तो लिखवाऊं मैं? तो लिखेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति लिखेंगे। इस समिति का गठन, इस समिति का गठन बहुत शरीर दर्द कर रहा है, क्या पता का है, लग रहा है बुखार होगा। हाँ, कौन? मैं नहीं, घर तो नहीं जाऊंगा अभी, अभी कुछ काम है। जाऊंगा, छुट्टी होगा लंबा अगर, तो फिर अपने दिल्ली 10 दिन थोड़ा घूम के आऊंगा। उधर उधर आने में बहुत मजा, वहां पे सारा दर्द फर्द सारा हट हट जाएगा उधर जाने के बाद। लिखेंगे इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में हुआ। नेक्स्ट में लिखेंगे वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट में लिखेंगे इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगर पूछेगा क्या लोक लेखा समिति में क्या किसी मंत्री का नियुक्त किया जा सकता, किसी मंत्री को एज सदस्य के रूप में इसके नहीं किया जा सकता। लोक लेखा समिति में जो भी सदस्य हैं वो केवल सिंपल सांसद रहेंगे। कोई भी अगर कोई मंत्रालय किसी को मिल गया है तो उस आदमी को लोक लेखा समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अरे मंत्रालय में रहना, मंत्री में बोल रहा हूँ, मंत्री जिसको मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मिला है। अब सांसद है कोई दिक्कत नहीं है, मंत्रालय मिलने के बाद वो आदमी नहीं बन सकता है उसका सदस्य। ठीक है, लिखिए आगे पॉइंट लिखेंगे।
लिखेंगे समिति में, नेक्स्ट पॉइंट, समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा, लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, कॉमा, लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है। उसी में लिखेंगे सामान्यतः इसका अध्यक्ष, सामान्यतः इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे समिति के कार्यों के अंतर्गत, समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में इसको कैग बोलते हैं, के वार्षिक कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों, वार्षिक वही बात हुआ, वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, की जांच प्रमुख है। जांच प्रमुख है। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि जो भी चीजें यहाँ पर होंगी, कैग जो भी काम किए रहेंगे, या सरकार के जो 1 साल का लेखा जोखा है, सरकार के लोग 1 साल के लेखा जोखा कौन देखता है? कैग ही देखता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दे रहा है कि यह जो लोक लेखा समिति का जो मुख्य कार्य है वो सरकार के 1 साल के लेखा जोखा की देखरेख करना, वो भी सही है, या कैग द्वारा जो कार्य किया गया है उसके भी जांच करना, ये भी उस समिति का मुख्य कार्य है। दोनों बात सेम बोल रहा है। कोई दिक्कत समझने में मैं जो बोल रहा हूं? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कैग द्वारा 1 साल में क्या क्या कामें की गई है उसका भी देख रेख यही करता है, और यह सरकार जो 1 साल में जो काम कर रही है, खास कर वित्त से संबंधित जो कार्य कर रही है सरकार, उसका भी लेखा जोखा लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वही करते हैं। और पहले क्या होता था, 1967, समझेंगे, 1967 से पहले लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनता था, जो पार्टी सत्ता में रहती थी, सत्ता दल के ही कोई सदस्य को बना दिया जाता था। लेकिन 1967 के बाद यह परंपरा चली आ रही है कंटिन्यू, कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष बनेंगे वह सामान्यतः विपक्षी दल का व्यक्ति होगा। तो अगर ईयर पूछ रहा है कब से चेंज हुआ, तो 1967 देख लेंगे। ठीक है, मन है तो कहीं लिख लीजिए कोना कोनी में। समझ में आ रहा है? चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्राक्कलन समिति। इसमें भी जो टोटल जो सदस्य हैं, इसमें टोटल सदस्य वो 30 सदस्य हैं। इसमें जो सदस्य हैं वो टोटल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं।
और 30 के 30 सदस्य वो लोकसभा से ही आते हैं। तो या तो केवल लोकसभा से सदस्य आएगा, या तो लोकसभा तथा राज्यसभा से आएगा। लेकिन अगर दोनों से मिलाकर आ रहा है तो जो रेशियो होगा 2:1 का आएगा। अगर नहीं आएगा तो या तो केवल लोकसभा से आएगा, या जनरली लोकसभा से आता, राज्यसभा से बहुत कम लोग आते हैं यहाँ से। कोई दिक्कत? अच्छा, प्राक्कलन समिति का मतलब क्या? इस्टीमेशन कमिटी, इसको कमिटी बोलते हैं। नहीं मतलब एक अनुमान लगाना कि भाई सरकार अगले साल कितना पैसा खर्च करेगी। तो इसका वर्णन हम लोग कहाँ पे करते हैं? बजट में तो देखते हैं कि सरकार अगले साल पैसे, सरकार कहाँ कितना कितना खर्च करेगी और सरकार के पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। इसके अनुमान को ही सामान्यतः हम लोग बजट कहते हैं ना। देखिए बजट और सर्वे में क्या डिफरेंस है। बजट ये बताता है कि सरकार के पास आय कितना आएगा और सरकार जो अपना टारगेट रखी है अगले साल क्या क्या काम करने के लिए, ठीक है, और सरकार के पास आय और व्यय, सरकार के पास कहाँ कितना पैसा और कहाँ सरकार के पास पैसे कितने जाएंगे, ये बजट कहता है। सर्वे उसको आईना दिखाता है कि बेटा तुमने जो बात बोला था उसमें आपका कितना बात सही है। आपने बोला कि मेरा टारगेट इस बार रहेगा कि भाई, जैसे मान लीजिए इस बार जो सरकार का जो टारगेट है बजट में, वो फिजिकल डेफिसिट है 4.9%, ठीक है ना। फिजिकल डेफिसिट 4.9 है बजट में, और सरकार टारगेट रखी है कि 4.5 करना है, ठीक है ना। तो जो बजट रखी है अब इतना कम करना है, टारगेट रखी है सरकार। अब सर्वे जब अगले साल आएगी तो बताएगी कि आपने टारगेट पूरा किया या नहीं किया। तो टारगेट ये बताता है कि सर्वे बताता है कि आपने जो टारगेट रखा था उसमें कितना आपने अचीव किया है। अब बजट बताता है कि भाई मेरे पास आने वाले समय में पैसे कहाँ से कितने आएंगे और पैसे कहाँ से कहाँ पैसे सरकार के पास जाएंगे। तो सरकार का इस बार का जो बजट में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से काम है वो डिफेंस पे ज्यादा सरकार ने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है ना। डिफेंस पे ज्यादा सरकार पैसा खर्च किया है, और एजुकेशन को रखिए चौथे नंबर पे। तीन चीजें बीच में है, फिर चौथा नंबर एजुकेशन है। तो कुछ लोग का कहना ये भी है कि अगर सरकार जो बीच में तीन चीजों को रखी है, अगर डिफेंस के बाद एजुकेशन को अगर बीच में लाकर यहाँ पर रख दी थी डिफेंस के बाद, तो तीन चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। वैसे तीन चीजें हैं जो विदाउट एजुकेशन आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अब उससे हम लोग कोई मतलब, हम लोग को मतलब याद करना है, इस पर हम लोग अपना थेसिस तो लिखना नहीं हम लोग को कि नहीं अब इसमें पीएचडी करेंगे। और मुख्य रूप से सरकार इस पर काम की है, बेरोजगारी पे, महिलाओं पे, ठीक है ना, स्किल्ड डेवलपमेंट पे, स्किल ट्रेनिंग के बारे में सरकार इस पर बात कर रही है कि भाई स्किल लोगों को स्किल्ड करना है, रोजगार देना है। स्किल्ड होंगे तो आप जाएंगे फैक्ट्री में जहाँ भी जो काम है, पकौड़ा पकौड़ी बना सकते हैं अपना, सीख रहेंगे तभी तो बनाएंगे। माने पकौड़ी पता नहीं नमक कितना डालना है, ठंडा तेल में पकौड़ी डालना है कि गर्म तेल करके डालना है, अब टेस्ट नहीं आएगा तो लोग खाएगा आपके यहाँ पकौड़ी। मुझे ये नहीं समझ में आ रही, सरकार बोले सब लोग पकौड़ी बनाओ, सब लोग पकौड़ी तो खाएगा कौन? तो हम लोग जैसे कुछ मतलब होंगे आलसी आदमी जो खाएंगे जाकर कच्चा पक्का, है कि नहीं। खाना खाने का मजा तभी है जब खाना बढ़िया से मिले, और नहीं तो जो मिल रहा है वो तो चल ही रहा है। हाँ, तो बाहर में रहता हूँ तो मैं ड्रामा ज़्यादा नहीं करता हूँ। जहाँ पे मुझे नहीं आता है बनाने मैं चुपचाप खा लेता हूँ। मन में भले गलिया रहा हूँ अलग बात, लेकिन खा तो लेता ही हूँ, चुपचाप खा पी कर निकल लेता हूँ। जब आंटी आती थी हम लोग के यहाँ खाना बनाने तो उनको समझाया गया था कि आराम से आना है आंटी जी, प्रेशर नहीं लेना है, बढ़िया बना कर जाना है। खाना अगर खराब हो गया तो शाम को आकर खुद खाना भी है, यही खाना है शाम को, क्योंकि हम लोग तो खाएंगे नहीं, आप ही खाएंगे फिर, अब फिर अच्छा बना कर जाना है। तू रहती थी 2-3 महीने बाद बोलेगी यार तुम्हारे यहाँ खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम्हारा बहुत ड्रामा है। हम लोग ठीक है तो निकल लो, फिर पैसा आधा महीना कटेगा। बोले कि आधा महीने कैसे? हम लोग जो आपने जो 4 दिन जो पेट दर्द का बहाना बना घर में थी और घूम रही थी, मार्केट कर रही थी, कहाँ से होगा वो?
खाना का घर में ही जाएंगे, घर आदमी जाता है तो ड्रामा शुरू, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, उठा के थाली फेंक देंगे, फिर दूसरा हालत खाएंगे। अब नहीं खाएंगे, वो पहले होता था। अब कोई नहीं मारता, अब कौन मारेगा? पता है कि मारेंगे आखिर में उन्हीं का हाथ दर्द करेगा जो मारेगा, है कि नहीं? लिखिए इसी बात पे, बहुत खुश हैं आप लोग। अच्छा, प्राक्कलन समिति का मुख्य काम वही है क्या? वित्तीय कार्य से संबंधित है। यानी जो भी समिति है, प्राक्कलन हो या लोक लेखा समिति हो, उसका मुख्य काम यही है वित्तीय कार्य से संबंधित, सरकार के जो फाइनेंस वाला मामला है उसी का देख रेख करना है। रहता तो मैं क्यों नहीं बता, दुश्मनी थोड़े ना है एकदम। जब पार्लियामेंट्री समिति है तो कैसे नहीं है? पार्लियामेंट्री समिति जब रहता, जब है वो तो संसद में वर्णित है ना संविधान में। यहाँ पे बात एक आ जाए कि समिति के पास सॉरी संसद के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दिया गया है। संसद जो चल रहा है तो उसका एक्स्ट्रा पावर दिया गया, संसद कैसे कैसे अपने संसद को चला सकता है, इसके लिए बहुत सारी कमेटी का वर्णन किया गया है। जैसे महिला विकास समिति भी है, अनुसूचित SC ST विकास, यानी इस सब काम क्या है, इन लोगों का भी मुख्य काम है कि SC ST के लिए स्पेशल सरकार प्रावधान लाएगी, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी। महिलाओं का विकास जो समिति, महिलाओं के बारे में सरकार बात करेगी। ऐसे बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से कुछ समितियां जैसा सवाल ज्यादा पूछता है उसी को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिंपल। कोई दिक्कत? तो लिखिए प्राक्कलन समिति। इस समिति में कुल तो कुल 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और वे सभी सदस्य लोकसभा से ही आते हैं। वे सभी सदस्य लोकसभा से ही आते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे, समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है। और वह सत्ताधारी दल का ही कोई सदस्य होता है। सदस्य होता है। और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लिखना नहीं है, सुनना है कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का होगा और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्पक्ष का होता है। उसमें 22 सदस्य, इसमें 30 सदस्य, 22 15 7, इसमें केवल 30 लोकसभा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट में लिखेंगे इसी में, समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है। किफायत का मतलब कि भाई थोड़ा
आराम से कीजिए, खर्च ज़्यादा नहीं करना, एकदम जितना जरूरत उतना ही किया कीजिए। किफायत के लिए सुझाव देना है, किफायत के लिए सुझाव देना है। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे समिति SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति, हाँ क्या लोक उपक्रम, अच्छा एक, हाँ अच्छा हाँ 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 उसको लिखेंगे, हाँ लोक उपक्रम यानी इस देखिए इसी का ही है, लोक लेखा समिति का ही एक्सटेंडेड भाग है वो। इसमें भी टोटल 22 सदस्य होते हैं, लिख लेंगे। इसमें भी कुल, इस समिति में भी कुल, इस समिति में भी कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में भी कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। समझ में आ गया ना? आगे लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट वन लिखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि इसका मुख्य काम क्या है, लोक उपक्रम समिति का मुख्य काम क्या है। जो भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, जैसे LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, इन सभी चीजों की रिपोर्टों की जांच करना इसका मुख्य काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें लिख लेंगे एक बार, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, हाँ हाँ लोग, इस समिति का मुख्य कार्य LIC, इस समिति का मुख्य कार्य करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सुन लीजिए। इस समिति का मुख्य कार्य सरकार की एजेंसी, जैसे सरकार की एजेंसियां जैसे LIC, एयर इंडिया, FCI, क्या होता है FCI? हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI इत्यादि इत्यादि के रिपोर्ट की जांच करना, FCI इत्यादि के रिपोर्ट की जांच करना। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इसका मुख्य कार्य में अभी उसी में लिखना है, सेकंड पॉइंट। सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। लेखा समझ रहे हैं ना? लेखा का मतलब यहाँ पर लेखो यानी अकाउंट्स, हाँ अकाउंट्स का जांच करना। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इसका भी मुख्य काम है कैग, इसका भी कैग का ही काम है। कैग तीनों में आएगा, कैग की रिपोर्ट, बैंक नहीं आता है इसमें, बैंक नहीं आता है, वो ऑडिट होता है लेकिन वो अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे नहीं आएगा। कैग की रिपोर्ट की जांच करना, कैग की रिपोर्ट की जांच करना। कैग CAG, कैग महालेखा नियंत्रक परीक्षक। नेक्स्ट वन लिखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति लिखेंगे। इस समिति में टोटल, इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। कार्य लिख के डैश मारेंगे, इसका क्या क्या कार्य है लिखेंगे। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, हाँ कार्य पे लिखेंगे, कार्य लिखकर डैश मारेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट।
अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करना, के प्रतिवेदनों पर विचार करना। राष्ट्रीय आयोग एसटी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदनों की जांच करना, यानी एससी एसटी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, सभी मामलों की जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, दूसरा अगला लिखेंगे कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। अगला समिति लिखना है। पिछला अधिकार नहीं लिखवाना उसको, जो लिखवा रहा हूँ लिखिए। मैंने वो नहीं पूछता जनरल सवाल, 3 सवाल यही पूछेगा, लोक लेखा प्राकलन और लोक उपकरण, लेकिन 1-2 और लिखवा दे रहा हूँ। कार्य मंत्रणा समिति, इसमें लिखेंगे, देखिए कार्य मंत्रणा समिति में मतलब ये बोला कि ये राज्यसभा में अलग स्थापित किया जाता है और लोकसभा में अलग स्थापित किया जाता है, यानी दोनों मिलाकर सदस्य इसके नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए संसद में 2 सदन है, लोकसभा तथा राज्यसभा, तो कार्य मंत्रणा का सिंपल मतलब होता है कि राज्यसभा में किस प्रकार कार्य किए जाएंगे, लोकसभा में किस प्रकार कार्य किए जाएंगे। तो लोकसभा के लिए अलग से होता है कार्य मंत्रणा समिति और राज्यसभा में अलग से होता है कार्य मंत्रणा समिति। समझ में आ रहा है ना? तो लिखेंगे इसके बारे में कि दोनों सदनों में अलग अलग कार्य मंत्रणा समिति होती है, अलग अलग कार्य मंत्रणा समिति होती है। नेक्स्ट में लिखेंगे लोकसभा में इसके लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लोकसभा में इसके लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वहीं पर राज्यसभा में इसके लिए 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वहीं पर राज्यसभा में 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ग्यारह सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कार्य लिखकर डैश मारे गए। कार्य लिखकर डैश में लिखेंगे संसद की कार्यवाही, संसद की सरकार तो मैं बताया ना, शून्यकाल प्रश्नकाल, उसी के बारे में बात कर रहा है कि संसद की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना इसका मुख्य कार्य है। समय तालिका को विनियमित करना, सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है। यानी कहने का मतलब है कि संसद की कार्यवाही किस प्रकार चलेगी, ठीक है ना, किसको कितना समय दिया जाएगा, क्या होगा, इस सारा का सारा इसी कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा किया जाता है। सिंपल। आपको मुख्य रूप से 3 समिति अच्छे से याद करना है, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। सवाल बनेगा तो यही 3 समिति से बनेगा, लेकिन आपको जरूर याद रखना है कि इनमें से कौन सा स्थायी समिति है और इनमें कौन सा अस्थायी समिति है। इसमें याद रखना है कि विपक्ष में किस समिति का सदस्य विपक्ष का अध्यक्ष होता है और किस समिति का अध्यक्ष अपने सत्ताधारी दल के सदस्य होता है। कोई दिक्कत? इतना याद करेंगे और इसी के साथ हम लोग संसद को लगभग पूरा